रहे थे और उसमें प्रकाश के लिए यंग का प्रयोग भी हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स हुए उसमें हम लोगों ने पढ़े हैं। अब इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, और जिस स्तर के न्यूमेरिकल्स आते हैं उस स्तर के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक ये उसी तरह का एक न्यूमेरिकल है। यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम का एक प्रकाश हमने जब प्रयोग किया तो दृष्टि क्षेत्र यानी जहाँ तक हमको दिखाई पड़ता है जो क्षेत्र है हमारे दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजेस दिखाई देती है, 60 फ्रिंजेस दिखाई देती है। अगर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश का प्रयोग करें तो उतने क्षेत्र में फ्रिंजों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हमें पता है कि जो क्षेत्र है, मान लिया क्षेत्र यहाँ से यहाँ है, तो इसके अंदर जो फ्रिंजेज होगी उनकी संख्या कितनी होगी। ये है क्षेत्र। अगर ये हमारा दृष्टि क्षेत्र है तो दृष्टि क्षेत्र में एक फ्रिंज की चौड़ाई गुणे फ्रिंजों की संख्या बराबर दृष्टि क्षेत्र। तो दृष्टि क्षेत्र हमारा बराबर फ्रिंजों की चौड़ाई, एक फ्रिंज की चौड़ाई गुणे फ्रिंजों की संख्या। तो दृष्टि क्षेत्र फ्रिंज की चौड़ाई गुणे फ्रिंज संख्या। यानी फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इंटू एन, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपान डी इंटू एन। चूँकि दृष्टि क्षेत्र वही है। अब इसमें अगर हमने तरंग लंबाई का प्रयोग बदल दिया तरंग तो एन भी बदल जाएगा। इसलिए लैम्डा 1 डी वही है क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है उपकरण वही है, लैम्डा डी अपान डी इंटू n1। दृष्टि क्षेत्र वही है। दूसरी तरंग के लिए, प्रकाश की तरंग के लिए लैम्डा 2 डी अपान डी इंटू n2, राइट। और इसीलिए लैम्डा 1 ये तो कट जाएगा, कॉमन है दोनों के लिए एक ही है। लैम्डा 1 n1 बराबर लैम्डा 2 n2, और इसलिए n2 फ्रिंजों की संख्या n2 बराबर लैम्डा 1 n1 अपान लैम्डा 2। इनके मान रख देते हैं। इनका जो मान रखेंगे तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा 1 इक्वल टू 6000 अंगस्ट्रॉम है, या तो हमें अंगस्ट्रॉम रख देंगे, नीचे ऊपर कट जाएगा अंगस्ट्रॉम, या 10 की घात माना 10 मीटर रखते हैं, हमने इसको अंगस्ट्रॉम रखा। नीचे लैम्डा 2 5000, ये भी अंगस्ट्रॉम है, और ऊपर n1 60 और n2 का तो मान ज्ञात करना। बस ये सब कुछ कट जाएगा। यहाँ आ गया 5 से काट दिया, 5 12 पंचे 60, 72 फ्रिंज। तो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जिसमें 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश द्वारा हमें 60 फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, जब हमने प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को 5000 लिया तो 72 फ्रिंजेस हमको दिखाई पड़ेंगी। यानी तरंग लंबाई हमारी ये कम हो गई, तो फ्रिंजेस की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिंजेस की संख्या और फ्रिंजों के तरंग दैर्घ्य का गुणनफल कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हो गया इसमें
पहला क्वेश्चन इसका यंग के प्रयोग का। ये अगला क्वेश्चन है। यंग के प्रयोग में जो प्रकाश हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी तरंग लंबाई 6600 एंगस्ट्रॉम्स है और उससे फ्रिंज पैटर्न मिलता है। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस का एक प्रतिरूप हमें या पैटर्न प्राप्त होता है। अब यदि पर्दे को स्रोत की ओर 50 सेंटीमीटर ले आएं, यानी जो पर्दा है जहाँ पर है और स्लिट से की तरफ खिसकाएं 50 सेंटीमीटर, तो फ्रिंज की चौड़ाई 1.5 मिलीमीटर बदल जाती है, यानी उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जो रेखा छिद्र है यानी जो स्लिट्स है उनके बीच की दूरी कितनी है। अब इसको इस तरह समझ लें कि ये हमारे जो स्लिट्स हैं दो, S1 S2 हैं, ये हमारा पर्दा है, इस पर हमको फ्रिंज पैटर्न मिलता है। अब इसको खिसका करके हम यहाँ ले आए, इसका जो परिवर्तन हुआ ये 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं उनमें और यहाँ पर प्राप्त होने वाली फ्रिंजेस में 1.5 मिलीमीटर का अंतर है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, हमको ये दूरी इनके बीच की ज्ञात करनी है। स्मॉल डी, कैपिटल डी का परिवर्तन दिया हुआ है। हम फार्मूले को प्रयोग करते हैं कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई क्योंकि इसी में परिवर्तन होता है इसलिए इसी फार्मूले का हम प्रयोग कर रहे हैं। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा या डब्लू, कुछ किताब में डब्लू कहीं बीटा ऐसा प्रयोग करते हैं, यहाँ हमने बीटा का प्रयोग किया। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। यहाँ पर जो डी है वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। परिवर्तन हम कैपिटल डी में कर रहे हैं। लैम्डा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना लैम्डा में परिवर्तन है ना डी में परिवर्तन है। परिवर्तन हम कैपिटल डी में करते हैं, कम कर देते हैं 50 सेंटीमीटर। तो यदि परिवर्तन हमने कैपिटल डी में किया तो बीटा में भी परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए इसका परिवर्तन इसके परिवर्तन पर निर्भर करता है। या डेल्टा बीटा ये बराबर हो जाएगा लेमडा अपान डी, तो कोई परिवर्तन है नहीं, स्थिर है, इंटू कैपिटल डी का परिवर्तन। और इसीलिए स्मॉल डी इक्वल टू, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, लैम्डा कैपिटल डी अपान डेल्टा बी। इसमें सारी चीज़ों का मान हमें ज्ञात है, हम इनका मान रख देते हैं और फिर अपने आप इसकी वैल्यू ज्ञात हो जाती है। रखिए लैम्डा इक्वल टू 6600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर -10 मीटर। डेल्टा डी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.50 मीटर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर जो ज्ञात है हमें वो लैम्डा ज्ञात है 6600 एंगस्ट्रॉम। डेल्टा डी का भी पता है 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर, और डेल्टा बी का भी पता है, डेल्टा बी पता है 1.5 मिलीमीटर। तो यहाँ वैल्यू रख दी, लैम्डा का मान रखा, डेल्टा डी का मान रखा और डेल्टा बी का मान रखा। 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये बराबर हुआ 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर -10 कटेगा
तो यहाँ बचेगा 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -10, ये कटा तो यहाँ 10 टू द पावर -7 हुआ, और ये 2 जीरो और कट गए तो 10 टू द पावर -5 हुआ, 10 टू द पावर -5 हुआ। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ये हुआ 66, 10 टू द पावर -5 इंटू 0.5 अपान 1.5। इसका और इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा तो इससे कट जाएगा 3, और इस 3 से ये कट जाएगा 2 और 2, ये बराबर आया 2.22। इसमें से हमने -2 पावर ले लिया तो दशमलव इसमें आ गया, दशमलव यहाँ आ गया 0.22, और यहाँ बचा 10 की घात -3, 10 टू दी पावर -3 मीटर। इसलिए स्लिटों के बीच की दूरी d = 0.22 मिलीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 6600 में 2 जीरो है, ये 2 जीरो इसको काटेगा तो यहाँ -8 रहेगा, ये 3 -3 काट देगा तो -5 रहेगा, तो ये 66 इंटू -5 रहा। 0.5 और 1.5 का 0.11 बराबर है, कट जाएगा तो ये 5 रहा या 15 रहा, 5 यहीं 15, और 3 से 66 कटा तो 22 रहा। अब 10 टू द पावर -5 में से 10 टू द पावर -2 बाहर कर लीजिए, 10 टू द पावर -2 से उसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.22, माइनस का हाथ है इसलिए दशमलव पीछे लगेगा, यानी 0.22 बचेगा 10 टू द पावर -3 मीटर, और 10 टू द पावर -3 मीटर इक्वल टू मिलीमीटर। तो ये हो गया एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। बस ऐसा ही हम अगला भी करते हैं। यंग के प्रयोग में किसी एक स्लिट के सामने 1.5 अपूर्णांक की पट्टी रख देते हैं तो केंद्रीय फ्रिंज चौथी दीप्त फ्रिंज की जगह पर आ जाती है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो रखी गई जो पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी है। हमें जानते हैं कि जो 2 स्लिट से 2 तरंगें आकर के जो पैटर्न बनाती हैं, अगर किसी भी एक तरंग के सामने हम कोई पारदर्शी पट्टी रख दें तो उसी दिशा में वो पूरा का पूरा पैटर्न खिसक जाता है। ये जो केंद्र में फ्रिंज है वो आगे चली जाएगी, वो वाली आगे चली जाएगी, इस प्रकार पूरा का पूरा पैटर्न एक तरफ को खिसक जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो 1.5 अपूर्णांक की पट्टी जब रखते हैं तो केंद्रीय फ्रिंज चौथी दीप्त फ्रिंज की जगह आ जाती है। चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से उसकी दूरी कितनी है, वो उतना ही वो खिसक जाती है। तो केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी x, केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी है कितनी, एक फ्रिंज की चौड़ाई ये है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, और ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, और चौथी जो दीप्त फ्रिंज है वो यहाँ है। ये चौथी दीप्त फ्रिंज है, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। और इसके बीच की जो दूरी x है तो 1, 2, 3 ये चौथी फ्रिंज है। तो इस प्रकार से यहाँ तक की जो दूरी हुई वो 4 फ्रिंजें, 1, 2, 3 और 4, ये 4 फ्रिंजों की जो चौड़ाई के बराबर ये विस्थापन हुआ। तो केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी ये बराबर हो जाएगा 4 बीटा।
एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर। एक फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर जो है वो होता है एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा। इसलिए चौथी दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई हो गई, नीचे से लेकर चौथी दीप्त फ्रिंज तक की दूरी, वो हो जाएगी 4 फ्रिंजों की चौड़ाई के बराबर। एक फ्रिंज की चौड़ाई, 2 फ्रिंज की चौड़ाई, 3 फ्रिंज की चौड़ाई और 4 फ्रिंज की चौड़ाई। 4 फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी वो चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यह बराबर हो जाएगी 4 इंटू 1 फ्रिंज की चौड़ाई, यानी ये बराबर हो जाएगा 4। एक फ्रिंज की चौड़ाई होती है लेम्डा डी अपान डी, लेम्डा डी अपान डी, ये हुई चौथी फ्रिंज की चौड़ाई। अब ये दिया हुआ है, इसका मान दिया है कि 1.5 अपवर्तनांक का है पट्टी रख देने पर, और 6000 तरंग दैर्ध्य है, 6000 की तरंग दैर्ध्य है। तो या 4 लेम्डा डी अपान डी, और जो विस्थापन रहता है केंद्रीय फ्रिंज से विस्थापन, वो बराबर होता है डी अपान डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। यह है विस्थापन। जो फ्रिंज है उस कितना खिसक जाएगी। कहते हैं कि जो दीप्त फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज वो चौथी दीप्त फ्रिंज पर चली जाती है, और चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी केंद्रीय फ्रिंज से इतनी है। इसका मतलब जो विस्थापन हो जाता है चौथी दीप्त फ्रिंज यदि केंद्रीय फ्रिंज का, वो इतना हो जाता है। पट्टी रखने पर विस्थापन का हमारे पास सूत्र यह है, और चौथी फ्रिंज का दूरी यह है। ये दोनों एक ही चीज़ है, चौथी फ्रिंज की दूरी ही विस्थापन के बराबर है। बस इनको बराबर कर दिया, ये यहाँ पर ये कट जाएगा। इसलिए T इक्वल टू 4 लेम्डा अपान म्यू माइनस 1 मान रख दिया हमने इसका। 4 लेम्डा इक्वल टू 6000 अंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। म्यू माइनस 1, म्यू इक्वल टू 1.5 माइनस 1, फोर 6 1 2 3, तो होगा 10 टू द पावर माइनस 7। यहाँ बचा 0.5। दिस इज इक्वल टू, इस पॉइंट को अगर हम हटाना चाहें 0.5 को, तो यहाँ 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 24 अपान 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर। इसको भाग दे दिया 5 इसलिए पट्टी इक्वल टू बराबर हो गई 4.8 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर, यानी 4.8 माइक्रोमीटर। ये हो गई कांच की पट्टी की चौड़ाई। तो उसने पूछा भी, पट्टी रख देने पर फ्रिंज, चौथी दीप्ति फ्रिंज की जगह पर शून्य क्रम वाली फ्रिंज आ जाती है, यानी इसका जो विस्थापन है, विस्थापन का हमारा फार्मूला है, ये चौथी दीप्ति फ्रिंज 4 दीप्ति फ्रिंजों की चौड़ाई के बराबर विस्थापन हो जाता है, चौथी की जगह चली जाती है। तो 1 फ्रिंज, 2 फ्रिंज, 3 फ्रिंज, 4 फ्रिंज,
तो 4 फ्रिंजों की चौड़ाई 4 इंटू फ्रिंज की चौड़ाई। ये क्वेश्चन और भी, इस क्वेश्चन में दिया है कि ये आयाम की 2 तरंगें व्यतिकरण करती हैं। दोनों तरंगों का आयाम a है और उससे परिणामी तरंग मिलती है, उस परिणामी तरंग का आयाम भी a है। तो वो व्यतिकरण करने वाली जो दोनों तरंगें हैं उनके बीच कालांतर कितना है। व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम a इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi 2a1 a2 cos phi या सबके मान हम रख देते हैं। यहां पर दिया हुआ है a1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2, दोनों का मान a है और परिणामी इसका है उसका मान भी a है। इसलिए a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया, इक्वल टू a स्क्वायर 2a1 a2 दोनों a स्क्वायर cos phi। ये से ये पक्षांतर करने पर कट जाएगा और इसलिए 2a स्क्वायर cos phi इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, इसीलिए cos phi a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा -1/2 और इसलिए phi बराबर 120। इसलिए दोनों व्यतिकरण करने वाली तरंगों के बीच का कालांतर 120 है, 120। अब यहां पर चूंकि सबके मान बराबर a1 a2 और परिणामी सबका मान बराबर है, इसलिए अगर 120 अंश के कालांतर पर दोनों तरंगें अध्यारोपित होंगी तो उनका जो परिणामी आयाम आएगा वो भी इतने के ही बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने व्यतिकरण किए 3-4 क्वेश्चंस किए। इस तरह के ही इसी तरह के क्वेश्चंस और भी जितने भी हैं लगभग वो क्वेश्चंस इसी प्रकार के हैं। उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है। उसमें किसी में गिनतियाँ बदल गई हों या किसी में एक चीज़ पूछी गई दूसरी चीज़ दी है और किसी में दूसरी चीज़ दी गई तो पहली चीज़ पूछी गई। सारे सवाल लगभग ऐसे ही हैं। लेकिन इसमें जो व्यतिकरण की घटना है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, इसके लिए यंग ने अपना एक विशेष प्रकार का एक्सपेरिमेंट तैयार करके इस बात को दिखाया। उन्होंने प्रयोगशाला में दिखाया कि देखिए ये प्रकाश मिलकर यहाँ अंधेरा हो रहा है, यहाँ प्रकाश मिलकर के तीव्र प्रकाश हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारा हमारे जीवन में भी बहुत सारी प्रकृति में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जहाँ पर ये व्यतिकरण की घटना घटती रहती है। कभी समानता हम ध्यान नहीं देते लेकिन ऐसा होता रहता है। कभी साबुन के घोल का बुलबुला हो तो आप देखें ध्यान से, उस पर अगर सूरज की रोशनी पड़ रही हो, प्रकाश पड़ रहा हो तो वो पीला नीला इस तरह का रंग बिरंगा चमकता है।
रंग बिरंगा चमकता है, कई तरह के रंग उसमें दिखाई देते हैं। या इसी प्रकार का अगर कहीं पानी भरा हुआ हो और उस पर तेल की एक बूंद डाल दें और फैल जाए उसके ऊपर, और उसके ऊपर प्रकाश पड़े, उसको धूप में रख दें या कहीं प्रकाशित जगह रखें, तो आप देखेंगे कि वो तेल की जो परत है ऊपर, वो भी रंग बिरंगी चमकती है, उससे निकलता हुआ प्रकाश रंग बिरंगा दिखाई देता है। इसके पीछे भी ये व्यतिकरण की ही घटना है, व्यतिकरण के कारण ही ये दिखाई देता है। क्योंकि जो सफ़ेद प्रकाश पड़ता है, उस सफ़ेद प्रकाश में बहुत सारे रंग रहते हैं। सफ़ेद प्रकाश में एक रंग नहीं रहता, उसमें कई प्रकार के रंग रहते हैं। पीला भी रहता है, नीला भी रहता है, हरा भी रहता है, लाल भी रहता है, सभी रंग रहते हैं। जब प्रकाश पड़ता है तो जो पतली फिल्म है बनी हुई, उस फिल्म के अंदर जो प्रकाश है उसका अपवर्तन होता है, और इस प्रकार से परावर्तित और अपवर्तित दो तरंगें के बीच में कलांतर पैदा हो जाता है। और कलांतर के कारण से जब वो दोनों तरंगें मिलती हैं तो उनका व्यतिकरण हो जाता है। व्यतिकरण में कोई रंग तो खत्म हो जाता है जो दिखाई नहीं पड़ता वहाँ पर। जैसा मान लिया कोई पीला रंग है तो पीले रंग का वहाँ पर अगर विपरीत कला में है जिस जगह पर, वहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर लाल एक ही कला में है तो लाल रंग दिखाई देगा। उसके ठीक बगल में नीला रंग एक ही की कला असमान है तो वो नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह कोई रंग दिखता है, कोई नहीं दिखता, कोई दिखता है, कोई नहीं दिखता, इसीलिए वो रंग बिरंगा दिखता है। अगर वो एक ही तरंग लंबाई का प्रकाश होता तो एक जगह काला दिखता, अंधेरा दिखता, फिर कहीं चमकदार दिखता, ऐसा दिखता। लेकिन जो इसमें कई रंग हैं तो किसी का संपोषी व्यतिकरण है, किसी का विनाशी व्यतिकरण है। तो इसलिए कोई प्रकाश दिखता है, कोई प्रकाश थोड़े समय बाद दिखता है, कोई थोड़ी दूर बाद दिखता है, कोई उसके बगल में दिखता है। और इसीलिए वो पूरी की पूरी तेल की जो पट्टी रहती है, फिल्म रहती है, वो हमको रंग बिरंगी चमकती दिखती है। और ठीक इसी प्रकार जो साबुन के घोल का बुलबुला है वो भी रंग बिरंगा दिखता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रकाश जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और प्रकाश का परावर्तन भी होता है। हमें जानते हैं कि जब भी किसी भी फिल्म पर अगर प्रकाश पड़े तो प्रकाश का परावर्तन भी हो जाता है और प्रकाश का अपवर्तन होगा, फिर यहाँ से परावर्तन होगा। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, इसके और इसके बीच में कलांतर पैदा हो जाता है, और फिर इतनी दूर चलने के बाद पथांतर भी हो जाता है, क्योंकि ये तो यहीं से मुड़ गया, इतना रास्ता आया, फिर इतना रास्ता और जा करके तब निकलता है। तो इन दोनों के बीच में एक तरह का पथांतर भी हो गया, इतना रास्ते का अंतर हो गया। तो इसीलिए ये दोनों तरंगें आ रही हैं, इनके बीच में कलांतर पैदा हुआ, और जो कलांतर पथांतर के कारण पैदा हो जाता है, और इसलिए रंग बिरंगी फिल्में हमको दिखाई देती है। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं तो इसमें भी हमको ये व्यतिकरण की घटना दिखाई पड़ती है, जबकि सामान्य रूप से प्रयोग करने के लिए घटनाएं नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर दो प्रकाश की तरंगों को हम कहीं डाल करके, और इस तरह आसानी से हम व्यतिकरण नहीं देख सकते क्योंकि तरंगें बहुत छोटी होती हैं प्रकाश की, लेकिन यंग ने जैसी व्यवस्था किया, अगर उस तरह की व्यवस्था की जाए तो फिर व्यतिकरण की घटना दिखती, और उससे सिद्ध होता है कि चूँकि व्यतिकरण तरंग का गुण है और व्यतिकरण प्रकाश में मिलता है, इसका मतलब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति का व्यतिकरण की जो घटना है ये प्रमाण है। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।